हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के पार्ट 5 पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे जो कि छोटे छोटे होंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मैं इन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से या रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय ही लाभ होगा। मेरा टारगेट है कि आपको यहीं पर इस लेक्चर में ही 80 to 90% आपको यहीं याद करा देना है। ठीक है, मेरा टारगेट कितना है कि 90% आपको यहीं पे ही याद करा देना है। वैसे भी क्या है, इकोनॉमिक बहुत ही थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट के लिए ये बहुत उनको टफ लगती है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या है, डाटा होते हैं, फैक्ट होते हैं जो कि हमें जल्दी याद नहीं होते हैं। बट आप क्या करिए, अभी आप एक एग्ज़ाम के लिए बहुत लेट है, ठीक है, देर है, तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ को बहुत ही पहले लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक सेक्शन को इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार ये वीडियो आप रिपीटली देख लेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपने एक बार ठान लिया है कुछ भी चीज़ करने को तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है जब तक आप खुद ही ना रुको। ठीक है, चाहे वो कितना भी असंभव काम हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपने चाह लिया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे आज ही चाहिए, ये चाहिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस उसके लिए आप डेली अपने टारगेट को या अपने लक्ष्य को याद करिए और अपना लक्ष्य एक निर्धारित करिए और उसी पे चलते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा जब तक कि आप अपने आप को रोक नहीं देते। ठीक है, ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसके पहले में हमने आपको प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, ओके, आइए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या प्राथमिक सेक्टर में है और क्या सेकेंडरी सेक्टर में है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत हमने क्या बताया था, प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जैसे एग्रीकल्चर आते हैं और द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, इंडस्ट्री एरिया या औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, प्राथमिक और सेकेंडरी के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीसरा ये हो गया। ठीक है, इससे जरूर एक क्वेश्चंस आते हैं, हमने बताया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा वो पहला और दूसरा तीसरा लेक्चर आपने नहीं देखा है, मतलब प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर के बारे में, तो आप उसे जाकर एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके, क्या है प्राथमिक सेक्टर, आप ये देखिए, प्राथमिक सेक्टर में आपने देखा था कि एग्रीकल्चर था। आज भी हमारे एग्रीकल्चर में सर्वाधिक रोजगार मिलता है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा सेक्टर है, तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला वो सेक्टर है, वो कौन सा है, प्राथमिक सेक्टर है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। बट अगर वहीं पूछे कि हमारे GVA में तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र की कितने प्रतिशत भागीदारी है, तो कितने प्रतिशत है, 53% है। ये कौन से डाटा बताते हैं, ये डाटा जो है 2021 और 22 के डाटा के अनुसार। ठीक है, हमारा कितना है GVA में योगदान तृतीय क्षेत्र का 53%। ठीक है, वही कितनी वृद्धि दर अनुमानित है, कितनी है वृद्धि दर, 8.2%। वो भी किसके अकॉर्डिंग, 2021 और 22 के अकॉर्डिंग अनुमानित है। ठीक है, ओके, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है, क्या क्या आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आप एक बार ऐसे देख लीजिए। जैसे बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया क्योंकि बैंकिंग भी अपना सेवा प्रदान करता है। ठीक है, वाणिज्य व्यापार हो गया, क्या हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया। ओके ओके, और क्या हो गया, शेयर बाजार हो गया। ठीक है, शेयर बाजार हो गया। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम लोग क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन। भारत अपने सेवा क्षेत्र के आकार और गतिशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, आकार और गतिशीलता के आधार पर एक अग्रणी देश है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है, अभी हमने बताया था 53% है। ये किसके अकॉर्डिंग है, 2021 और 22 के अकॉर्डिंग, और तथा वृद्धि दर 8.2% अनुमानित है, किसके अकॉर्डिंग, 2021 और 22 के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सामुदायिक सेवा क्या आते हैं, सामुदायिक सेवा, लोक प्रशासन आता है। ठीक है, दूर संचार, ठीक है, सामुदायिक सेवा, लोक प्रशासन, दूर संचार, होटल भी सेवा प्रदान करता है। मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, अभियांत्रिकी, जहाजरानी, वाणिज्य व्यापार, शेयर बाजार, परिवहन। ठीक है, एक बार और याद करिए, क्या है,
सामुदायिक सेवा, लोक प्रशासन, दूरसंचार, होटल, परिवहन, शेयर बाजार, वाणिज्य व्यापार, जहाजरानी, अभियांत्रिकी, भंडारण, बीमा, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए देखिए सेवा क्षेत्र का हमारे यहाँ क्या महत्व है। ठीक है, क्या महत्व है, हम लोग महत्व देखेंगे। क्या महत्व है, देखिए ये रोजगार देता है। क्या देता है, सेवा क्षेत्र में रोजगार देता है। ठीक है, और क्या करता है, ये एफडीआई के एकत्रीकरण। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ये क्या करता है, एफडीआई के एकत्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एकत्रीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। और क्या करता है, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में वृद्धि करता है। क्या करता है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में ये क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। ये देख सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है। सेवा क्षेत्र का महत्व देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में क्या है, इंडियन इकोनॉमी की वृद्धि करने में। ठीक है, इंक्रीज करने पे। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के संयोजक में क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के संयोजन में। तीसरा क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एकत्रीकरण में, एफडीआई के एकत्रीकरण में। फिर क्या है, रोजगार देने में। ठीक है, निर्यात में, संचार क्रांति आदि में। ठीक है, रोजगार देने में, निर्यात में, संचार क्रांति आदि में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीवीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह। ठीक है, ओके। सकल मूल्यवर्धन में क्या है, जीवीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का अंतर्वाह क्या है। ठीक है, आप ये याद रखिए 2019 और 20 के डेटा क्या बताते हैं, हमारा कितना है, भारत के कुल कार्यबल का, टोटल कार्यबल का 30.8% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कितना है, 30.8%। ठीक है, याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 30.8% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और आप देखिए एक हमारा है अनक्लैड, किसके द्वारा, अनक्लैड द्वारा जारी क्या है, जारी एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन सा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये क्या बोलता है, ये बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो हमारा एफडीआई का इनफ्लो है। ठीक है, जो हमारा क्या है, एफडीआई का जो इनफ्लो है, अंतर्वाह। ठीक है, इनफ्लो है, ये 2021 में 7वां स्थान था इसका, भारत का, और 2020 में इसका 8वां स्थान था। ठीक है, और एक बार याद रखिए इस बार क्या किया इसने, एफडीआई में निवेश करने के लिए मीन्स क्या किया इसने, 2021 में कितना हुआ, 7वां, याद रखिएगा। 2020 में कितना था, 8वां है। ठीक है, इसकी ये पॉइंट याद रखिएगा। और क्या हुआ इस बार, क्या हुआ इस बार, जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम का इस बार इंडिया हब बन गया। ठीक है, कितना, विश्व में 3रा स्थान है स्टार्टअप में। ठीक है, किसके बाद है, पहला हमारा यूएसए होगा, फिर हमारा क्या है, चाइना है। ठीक है, किसको हराकर 3रा स्थान इंडिया लाया है, तो वो ब्रिटेन, किसको हटाकर, ब्रिटेन को हराकर वो किसमें स्थान लाया है, 3रा स्थान हमारा इंडिया आ गया, किसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम हब बन गया है। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं क्या है। देखिए 2019-20 में भारत के कुल कार्यबल का 30.8% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अभी हमने बताया है किसके डेटा के अनुसार, 2019 और 20 के डेटा के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का 30.8% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा, मतलब अनक्लैड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या कहता है इस पे, 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब एफडीआई इनफ्लो। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो के संदर्भ में क्या है, भारत का वर्ष 2021 में 7वां स्थान था, जबकि 2020 में 8वां स्थान था। अभी हमने बताया आपको। ठीक है, और एक बार देखिए पॉइंट, अमेरिका तथा चीन के बाद भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। अभी हमने बताया है किसको हराकर बना है, ब्रिटेन को हराकर बना है। ठीक है, 3रा पोजीशन लेकर आया है, किसके अनुसार, किसमें, विश्व में 3रा स्थान क्या बन गया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम हब बन गया है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन क्या है, ये भी क्या है, किस डाटा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार क्या है। आइए देखते हैं हम लोग क्या था। देखिए इसमें 2020 में कितनी बढ़कर हो गई थी, 4.1% हो गई थी। क्या है, वैश्विक स्तर पर वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, वर्ष 2020 में बढ़कर 4.1 हो गई। ठीक है, 4.1% हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन 2022 एवं 23 के अनुसार कितनी हो गई है, 4% हो गई है। ठीक है, जो कि डिक्रीज हो गई है। ठीक है, ओके। अब देखिए आईटी क्या है, आईटी और बीपीएम सेवाओं का क्या है, आईटी और बीपीएम सेवाओं का राजस्व वर्ष 2020 और 21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कितना पहुंच गया है, आईटी बीपीएम में कितना पहुंच गया, 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं हम देखेंगे 2021 में
कितना है हमारा, देखिए 44 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा, स्टार्टअप ने भारतीय 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न, स्टार्टअप ने किसका दर्जा दिया है, यूनिकॉर्न का, किसका दर्जा दिया है, यूनिकॉर्न का। कितने दिए हैं, 44 हैं। अब ये टोटल मिला के कितना हो गया हमारे यूनिकॉर्न इंडिया के, 83 यूनिकॉर्न हो गए हैं। ठीक है, 83 यूनिकॉर्न हो गए हैं। अब देखिए यूनिकॉर्न क्या होते हैं, आइए बताते हैं यूनिकॉर्न क्या होते हैं। यूनिकॉर्न मतलब इसका क्या जो प्रयोग किया जाता है यूनिकॉर्न का, ये निजी स्वामित्व के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है यूनिकॉर्न का, निजी स्वामित्व के लिए किया जाता है। उस स्टार्टअप के लिए करते हैं जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक होता है। जिस स्टार्टअप का मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक होता है उसको हम किस में शामिल करते हैं, यूनिकॉर्न में शामिल करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। उसी स्टार्टअप को बोलते हैं ये यूनिकॉर्न में शामिल होगा। ठीक है, ओके। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, एलिन ली ने प्रयोग किया था। किसने किया था, एलिन ली ने प्रयोग किया था। ठीक है, पता चल गया क्या हम स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा कैसे देते हैं, जिसका हमारा मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक होता है। ठीक है, उसी को हम किसमें शामिल करते हैं, यूनिकॉर्न में। अब तक कितने हो गए यूनिकॉर्न, 83 हो गए। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न वित्तीय क्षेत्र में यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग निजी स्वामित्व वाले उस स्टार्टअप के लिए किया जाता है। देखिए सुनिए, वित्तीय क्षेत्र में यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग निजी स्वामित्व वाले उस स्टार्टअप के लिए किया जाता है जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो। ठीक है, जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो, अथवा निजी स्वामित्व वाला ऐसा स्टार्टअप, या तो ऐसा बोलो, ऐसा स्टार्टअप जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक हो। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया यूनिकॉर्न का, इससे आप क्या समझते हो, या यूनिकॉर्न में 4 ऑप्शन दे दिए गए, यूनिकॉर्न क्या है। ठीक है, निजी स्वामित्व के लिए किया जाता है। यूनिकॉर्न शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, एलिन ली ने किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आइए कुछ फैक्ट हैं, ये देखिए, इतना याद रखिए आप। चंडीगढ़ जीएसवी में, चंडीगढ़ में क्या है, जीएसवी में सबसे हाईएस्ट हिस्सेदारी कितने हैं, हाईएस्ट हिस्सेदारी है। ठीक है, वही हमारी सिक्किम हमारी है, जो वो सिक्किम है वो हमारी क्या है, लोएस्ट है। ठीक है, सिक्किम लोएस्ट है। ठीक है, ओके। देखिए चंडीगढ़ जीएसवीए में 74% उच्च हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर है। आप इसको मत याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, कि कौन शीर्ष के स्थान पर है, तो कौन है, चंडीगढ़ है। और इसको याद करना तब याद कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम क्या है, सबसे निम्नतम पायदान पे। ठीक है, ओके। भारत में एफडीआई का इनफ्लो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन, किस क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो किस पे है, अंततः किसका है, सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, एक ये देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है, अंक टॉक, वही है अंक क्लॉड, अंक टॉग। ठीक है, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट द्वारा 2021 के अनुसार भारत वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। कितना था, 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, याद रखिएगा। वहीं आप देखिए वर्ष 2020-21 में भारत में 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इनफ्लो दर्ज किया, मतलब अंतर्वाह दर्ज किया, जो अब तक का सर्वाधिक एफडीआई इनफ्लो था। ठीक है, कितना था 2020-21 में, कितना अब तक का कितना था, सर्वाधिक एफडीआई था, कितने बिलियन, 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। नोट देखिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इनफ्लो अंतर्वाह के संदर्भ में 2021 और 2022 में कितना है, भारत के स्थान क्रमशः 2021 में 7वां, 2020 में 8वां है। ठीक है, ओके। और हम क्या देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 एवं 2022 एवं 23 क्या है इसका, इसने क्या कर लिया है, अपने ये शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल हो गया। ठीक है, शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल हो गया। ठीक है, ओके। क्या है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 एवं 2022 एवं 23 के अनुसार वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान प्रमुख है। ठीक है, अब तक क्या भारत वर्ष 2020 एवं 21 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल रहा है। ठीक है, पहले क्या था, स्टार्टअप की राजधानी किसको बोलते थे बेंगलुरु, लेकिन बेंगलुरु की जगह कौन ले लिया है, दिल्ली ले लिया गया। ठीक है, ये हाल के वर्षों में बेंगलुरु की जगह दिल्ली ने भारत की स्टार्टअप राजधानी का स्थान ले लिया है। देखिए थोड़ा सा ये जो टॉपिक है, थोड़ा सा ये फैक्ट बेस्ड एंड डेटा बेस्ड है, थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आप 1-2 बार इसको पढ़िएगा। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, समझा दूँ, इसीलिए मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको यही ही याद हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा टॉपिक तो टफ है। ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिए विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की भागीदारी वर्ष 2019 में कितनी थी, 3.4% से कितनी बढ़कर 2020 में हो गई है 2020 में कितनी हो गई है 4.1%। मतलब क्या है, जो हमारा वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में कितना हम लोग निर्यात में भारत की वृद्धि हुई है 3.4 से अब कितनी हो गई 4.1% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, यूनिकॉर्न के संदर्भ में भारत ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ अमेरिका तथा चीन के बाद
तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अभी हमने बताया है कि भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ दिया है, वो विश्व में तीसरा स्थान यूनिकॉर्न में ले लिया है। ठीक है, मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है, किसके बाद बना है ये, किसके बाद बना है? यूएसए एंड चाइना के बाद किसको छोड़कर? ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर। ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप महाराष्ट्र में है। कहाँ है? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कुछ है, सेवा क्षेत्र में रोजगार कितना है, हम देखेंगे सेवा क्षेत्र में रोजगार कितना है। ये कौन सी रिपोर्ट है? जो मार्च 2022 में आई है, पुरानी रिपोर्ट है। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो मैंने बोला है कि आपको कई चीज़ मुझे अपडेट करानी है। ठीक है, बट एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हल्का से नॉलेज हो जाए। ठीक है, इसे क्या है? कुल कार्यबल का कितने का? कुल कार्यबल का। ठीक है, कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत करता है? अभी हमने देखा है कितना है, कितना प्रदान करता है? 30.8% लोग इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और कितना है हमारा? 157.5 मिलियन है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे हमारा क्या, इतना हमारा निवेश नियोजित है। अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है। ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित कितना है? लगभग 67.5 मिलियन। कितने हैं? 67.5 मिलियन किसमें है? ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित हैं। कितने लोग हैं? 18.5% लोग शामिल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। वही हमारे शहरी क्षेत्रों में कितने नियोजित हैं? लगभग 90 मिलियन लोग हैं। 90 मिलियन है। ठीक है, कितना है? कितने लोग हैं? 61.5% लोग हैं। ठीक है, ओके। पुरुष कितने हैं, मतलब मेल कितने हैं? मेल कितने हैं? 33.6% मेल हैं। वही हमारी फीमेल कितने हैं? फीमेल हमारे कितने हैं? 23.5% फीमेल है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, हम अभी बताया था हमने क्या है, टोटल कितने हैं शहरी और ग्रामीण नियोजन को अगर हम सारा ऐड कर ले कितना है? 157.5 मिलियन। ठीक है, लोग हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत हैं? लगभग कितने प्रतिशत हैं? लगभग 30.8%। ठीक है, ओके। अभी हमने बताया था कि आज भी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक ही रोजगार देने वाला क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन तभी भी जीडीपी में इसका योगदान कम है। ठीक है, ओके। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कुल कार्यबल के 34% लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित है। कितने हैं? कुल कार्यबल के 34% लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ही पढ़ाया है। ठीक है, ओके। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक